Hello, good evening, my dear students. My name is Ritesh Kumar, and I welcome all of you to my beautiful channel, that is Alpha Phase Classes. Hello, students. Today we are going to learn about atomic structures, fourth part, that is de Broglie wavelength and Heisenberg uncertainty principle, and some numericals we will do in this chapters. So students, आज का लेक्चर में हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स के पार्ट्स को देखेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा था कि लाइट का अलग अलग नेचर होता है, वोल्स मॉडल पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखे थे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों ने हमारा एक्सप्लेन किया था कि जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, लेकिन अलग अलग थ्योरी बाद में आते गए। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि लाइट पार्टिकल होता है, कुछ ने बोला कि नहीं लाइट वेव होता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा, साल व साल इस पर मतलब चलते रहा। कोई बोले नहीं लाइट पार्टिकल है, कोई बोलता है नहीं लाइट वेव है। तो इस पर थ्योरी ये निकाला गया कि जो लाइट होता है स्टूडेंट्स, उसका दो बिहेवियर होता है, दो नेचर होता है। लाइट क्या करता है, दो अपना नेचर शो करता है। और व्हाट इज दैट? तो लाइट का दो नेचर होता है, एक वेव और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल। मतलब कि जब इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि लाइट क्या है, पार्टिकल या वेव, पार्टिकल या वेव, तो बहुत साल बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि लाइट का डुअल बिहेवियर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डुअल बिहेवियर, मतलब कि इसके पास दोनों नेचर होते हैं, डुअल नेचर या डुअल बिहेवियर। यानी कि ये पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, वेव नेचर भी शो कर सकता है। वेव नेचर में आपने प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जैसे वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो ये सभी चीज़, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सभी चीज़ आप लोग पहले से जानते हो। तो ये सब वेव नेचर में बताया जाता है कि कोई भी अगर पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने आप वेव नेचर को शो कर रहा है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो मतलब उसका कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, तो आपने पहले के लेक्चर में अभी तक पढ़ चुके होंगे कि उसमें क्या क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो ये सब चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो। पार्टिकल नेचर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये सभी चीज़ इसमें पढ़ाया जा चुका है। तो इसका भी अलग अलग प्रॉपर्टी आपने अभी तक देख चुके हैं। तो अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या आखिर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो था वो क्या था? तो पहला बात ये था कि ये ना ही कोई प्रिंसिपल था और ना ही ये कुछ था, ना ही कोई थ्योरम था, ना ही कोई प्रिंसिपल था। ये एक आपको हाइपोथेसिस था। क्या था स्टूडेंट्स? ये आपका हाइपोथेसिस था। किसका था? डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली लिखाता है डी ब्रोगली, लेकिन हम लोग बोलते हैं क्या, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली जो आपका थे, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। जो ये जो हाइपोथेसिस था, ये आपका सिंपली इलेक्ट्रॉन पे एग्जिबिट करता था, ये सारे पार्टिकल पे नहीं करता था। ये किस पे करता था बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स पे, मतलब जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जिसका मतलब मास कम है, स्पीड ज़्यादा है, तो उस पर इन्होंने शो किया। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले डेफिनेशन, फिर मैं आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन exhibits dual nature। जस्ट लाइक फोटोन, मतलब जैसे फोटोन आपका डुअल नेचर शो कर रहा था, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी आपका डुअल नेचर शो करता है। एंड दिस सेम इज applicable to all particles in
मोशन। बेसिकली स्टूडेंट्स पहले ये जान लो कि ये जो प्रिंसिपल था, ये कोई पहला आपको एक हाइपोथेसिस दिया गया था, ये कोई मतलब ना ही कोई प्रिंसिपल था ना ही कोई ये थ्योरम था। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डी ब्रोइन ने हमें ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास भी डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। किसके तरह? जस्ट लाइक फोटोन की तरह। जिस तरह से फोटोन का डुअल नेचर होता है, एक वेव और एक पार्टिकल, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है। क्या होता है? वेव और पार्टिकल। और ये भी कहा कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल। क्यों भाई? तो उसका देखो मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है। वेलोसिटी क्या है? 2.818 इंटू 10⁻⁶। तो ये इसको बोला गया कि मान लो इलेक्ट्रॉन क्या है? बहुत ही छोटा पार्टिकल, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है। तो उसी तरह से हर एक पार्टिकल जिसका मास बहुत ही कम हो, मतलब मास नहीं हम लोग बोल सकते हैं जो टीनी पार्टिकल्स हो, मतलब वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स हो, और वो अगर मोशन में है, रेस्ट में नहीं, कोई भी अगर पार्टिकल जो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है और वो अगर मोशन में है तो वो डुअल बिहेवियर शो करता है। इन्होंने बोला, डी ब्रोइन ने बोला कि मान लो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 2.18 इंटू 10⁻⁶। तो इन्होंने बोला कि अगर इसका मास बहुत ही कम है, वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ही मतलब बहुत रफ्तार में ट्रेवल करेगा, तो ये क्या वेव नेचर को शो नहीं करेगा? क्योंकि इनके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे ये सही मान के चल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है? पार्टिकल है। किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि ये वेव भी हो सकता है। तो ये जो हाइपोथेसिस था इन्होंने डी ब्रोइन ने दिया। डी ब्रोइन ने सीधे बोला कि भाई देख, अगर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटा है तो उसका मास बहुत तो कम है ही है। कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31, लेकिन उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। जो वेलोसिटी ज़्यादा है, मास बहुत कम है, और जो वेव नेचर जो शो करता है वो तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यूनिट शो करता है। तो क्या ये वेव नेचर को शो नहीं करेगा? तब इसके पीछे आपका एक्सपेरिमेंट चलने लगा। सबको फिर तब ध्यान रहा कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ पार्टिकल ही नहीं है, ये वेव नेचर भी शो कर सकता है। इसके पहले अभी तक सभी ने ये मान करके चला था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करता है। लेकिन जैसे डी ब्रोइन आया, उन्होंने अपना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया और उन्होंने ये अपना हाइपोथेसिस दिया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, वेलोसिटी इतना ज़्यादा है, तो वो वेव नेचर भी शो कर सकता है। ये आपका हाइपोथेसिस आया। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ आपके फॉर्मूलेज बताएं, और उसके फॉर्मूले जो थे मैं वो आपको डायरेक्टली बताता हूं, और इसके बाद कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशंस आए जो कि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसान होंगे। फॉर्मूले क्या थे? इन्होंने बोला कि भाई देखो, ये वेव नेचर है, वेव नेचर शो अगर करेगा तो इसके पास वेवलेंथ होगा, फिक्स है। वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा। ये पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है, अगर ये पार्टिकल नेचर शो करेगा तो इसके पास क्या होगा? मास भी होगा और वेलोसिटी भी होगा। तो इनके अकॉर्डिंग जो डी ब्रोइन वेवलेंथ होता है वो होता है h/m इंटू v, या फिर h/ मोमेंटम, ये होता है। इन्होंने सिंपल सा एक रिलेशन दे दिया कि भाई जो डी ब्रोइन वेवलेंथ होता है वो बच्चों क्या होता है? h/p, यानी कि h/ मोमेंटम, या फिर हम लोग बोलते हैं h/m भी। p h क्या है यहाँ पे? h यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। p क्या है? मोमेंटम। m क्या है? मास। और v क्या है? वेलोसिटी। ये इसका सिंपल सा नोटेशन है कि न्यूमेरिकल में पूछ लेगा आपको, अगर ये पता नहीं है तो आप गलत कर भी सकते हो न्यूमेरिकल्स के बीच में। तो इन्होंने सिंपल सा एक एक्सप्रेशन दिया जिसमें इन्होंने बताया कि जो डी ब्रोइन वेवलेंथ, इसको जो वेवलेंथ आया इसको हम बोलते हैं डी ब्रोइन वेवलेंथ। जो डी ब्रोइन वेवलेंथ है वो किसके अकॉर्डिंग है बच्चों? कितने के इक्वल है? h/ मोमेंटम का इक्वल। तो ये आपका सिंपल सा रिलेशन आ गया जो डी ब्रोइन ने दिया था। अब इस रिलेशन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए। मॉडिफिकेशन क्या है तो वो देखो,
हमारा फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इजकल टू एच बाई पी। देखो अब हम लोग जो मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में करेंगे। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ये जान लो, नहीं आता है तो आप इसे ऐसे प्रूफ कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले जाओ, 2k ई एम बी स्क्वायर, मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आर एच एस और एच एस, 2m के ई एम स्क्वायर और भी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एम बी का होल स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा पी का स्क्वायर बाई 2m। इसको ऐसे भी आप डिराइव कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो मैंने आपको सिंपल नॉलेज के लिए बता दिया कि आपने काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में आप कैसे लिख सकते हो। तो ये आपका आ गया मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा क्या होता है एच बाई पी। तो हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम के टर्म में इसको लिखना है। तो मोमेंटम के टर्म में कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के पी क्या आ जाएगा रूट अंडर 2m के। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया मोमेंटम। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, एच लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में जो हम लोग मॉडिफिकेशन किए हैं तो उसमें क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2m के टी, 2m के। तो ये आपका दूसरा मॉडिफिकेशन आ गया। क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस इस पर पूछे जाते हैं। ये आपका बेसिक सा इक्वेशन है और ये मैंने आपको मॉडिफिकेशन करके बताया कि आप कैसे इसके टर्म में लिख सकते हो। थर्ड इसका मॉडिफिकेशन क्या है, थर्ड मॉडिफिकेशन ये है बच्चों कि आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल सा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर 2m इंटू क्यू वी। ये तब होगा जब कोई अगर एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई पार्टिकल जिसके पास कुछ चार्ज दिया हुआ है और कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, और तब आपको बोल देगा कि भाई बताओ एक पार्टिकल है, उसका मास इतना है, उसका चार्ज इतना है, उसका वेलोसिटी कितना है, तो बताओ वो पार्टिकल का वेवलेंथ क्या आएगा। तो देखो जब आपको चार्ज पता है, वेलोसिटी पता है, मास पता है, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसका आंसर डायरेक्ट निकाल दो। वरना आप इधर काइनेटिक एनर्जी के पीछे जाओगे फिर उधर निकालोगे तो आपका टाइम का बचत इस फॉर्मूले से हो सकता है। तो ये सब बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये सब क्या है आपके बच्चों मॉडिफिकेशंस हैं। तो आप चाहें तो इससे नोट डाउन कर ले, तीनों मॉडिफिकेशन हो कि तीनों मॉडिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मॉडिफिकेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस IIT JEE मेंस या एडवांस जो भी आप बोलो उसमें सबसे ज़्यादा इसी मॉडिफिकेशन से पूछे जाते हैं, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक आता है आपका लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर 150 बाई वोल्ट, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग में आपका आंसर आएगा। ये जो आपका मॉडिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का मॉडिफिकेशन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इसी मॉडिफिकेशन से पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है और आपको ध्यान में देख लो, क्योंकि आपको इसमें वोल्ट के रूप में मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में आपको दे देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में देगा। तो आप सीधे से क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ आपका एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है, ये सारे पार्टिकल्स के लिए बच्चों नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है। इलेक्ट्रॉन का अगर आपको वेवलेंथ निकालने दे दे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया है, सीधा से आप रूट अंडर 150 बाई वोल्ट का निकाल लो। ये जो आंसर आएगा आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। सिंपल सा इसको पुट करो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग बच्चों इसमें अब एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट जो है न्यूमेरिकल है, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द
रेशियो ऑफ wavelength of alpha particle and photon if they have same kinetic energy। बच्चों क्वेश्चन क्या बोला कि हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। किसका निकालना है? रेशियो निकालना है वेवलेंथ का अल्फा पार्टिकल और फोटोन के बीच में। कब? जब आपका कंडीशन सेम काइनेटिक एनर्जी दे चुका है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने ये देखा कि हमारा कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी में बेस्ड है। तो इसका मैंने आपको मॉडिफिकेशन बताया था। क्या बताया था? लैम्डा इक्वल टू एच वाई रूट अंडर 2m इंटू के ई। ये देखो, ठीक है। यही आपको मॉडिफिकेशन को यूज करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने पहले ही कंडीशन में देखा है सेम काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे सेम काइनेटिक एनर्जी दिया था, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि एच वाई पी नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे मॉडिफिकेशन में जो हम लोग लाए थे ये वाला फॉर्म, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। सिंपल सा, इसको आपको देखना है। तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है? अल्फा पार्टिकल मास कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 इंटू मास ऑफ फोटोन। फोटोन का जितना मास होगा उससे 4 गुना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का होता है, ठीक है। तो हम लोग अब इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये मैंने लिखा लैम्डा अल्फा एच वाई रूट अंडर 2m अल्फा इंटू के ई, लैम्डा पी इक्वल टू एच वाई रूट अंडर 2m पी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो, लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा पी क्या आ जाएगा? ये जाएगा ऊपर 2m पी काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 4m पी इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या आएगा? इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? ये आपको सेम है। इसको मैंने 4 को बाहर निकालो। 4 को जब आप रूट को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 2। तो आपका ये आ जाएगा 2 मास ऑफ फोटोन इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट अंडर बाई 2 इंटू 2 मास ऑफ फोटोन इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये गया आपका रेशियो आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। ये आपका रेशियो आ गया। तो जो अल्फा पार्टिकल और फोटोन का जो वेवलेंथ का जो रेशियो होगा वो जो क्या आएगा? 1:2। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस चैप्टर का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में बनना चाहिए। मैंने बेसिकली क्या क्या उसमें लिखा हुआ था कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, सेम काइनेटिक एनर्जी। मुझे स्ट्राइक किया कि भाई मुझे ये वाला जो मॉडिफिकेशन है इसको यूज करनी है। इसको यूज किया तो अब पता चला कि भाई मैं अल्फा पार्टिकल मास कहाँ से लाऊं? ना ही फोटोन का दिया हुआ है, ना ही अल्फा का दिया हुआ है, तो मुझे मास कहाँ से मिलेगा? तो इसका भी एक कंडीशन आपको पहले से बेसिक सा नॉलेज है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो 4 टाइम्स मास ऑफ फोटोन होता है किसी भी पार्टिकल का। तो आपको यहाँ से आप पुट किया वैल्यू, आपको रेशियो कितना मिला? 1:2। हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं। ये आपका चैप्टर का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था डी ब्रॉय वेवलेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग initial kinetic energy of 1.8 electron volt is further associated with the potential of 4.2 volt. To find the
फाइनल वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जिसके पास पहले से ही 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काइनेटिक एनर्जी उसके पास पहले से ही है। फिर क्या हुआ, उसके साथ एक पोटेंशियल आया। पोटेंशियल कितना का आया, 4.2 वोल्ट का, उसके साथ आकर के एसोसिएट किया, मतलब उसके साथ आकर के जुड़ गया। तो बोल रहा है कि जब ये जो पोटेंशियल है 4.2 वोल्ट का, जब काइनेटिक एनर्जी जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जब ये इसके साथ एसोसिएट किया तो बताओ फाइनल का जो वेवलेंथ आएगा, फाइनल वेव मतलब जो लास्ट वेवलेंथ आएगा वो कितना आएगा उस इलेक्ट्रॉन का। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको पता चल गया होगा कि हमें कौन सा मॉडिफिकेशन यूज करना है। कौन सा करना है बच्चों, हमने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन रहे तो आपको आंख बंद करके ये वाला मॉडिफिकेशन यूज करना है, वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग में। ये था आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ बोल किसका रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है। और ये मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हमें बस यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। पुट करते हैं। पहले से उसके पास था 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी। तो हमें पहले टोटल वोल्ट निकालना है। टोटल वोल्ट कितना आएगा, जैसे देखो अगर आप इंडिविजुअल करोगे तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप जो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पहले उसका वेवलेंथ निकालोगे, फिर जो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका वेवलेंथ निकालोगे, दोनों का वेवलेंथ अगर आप ऐड करोगे तो उससे अच्छा है कि पहले हम जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसी को हम ऐड कर दें, ताकि हमें टोटल वोल्ट में आ जाएगा। टोटल वोल्ट जैसे आ गया तो हम वहाँ पर बस वोल्ट को पुट करेंगे, हमारे सिंपल सा कैलकुलेशन होगा और आंसर हमें मिल जाएगा। इससे टाइम का भी बचत होगा और साथ ही साथ हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले से था 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में आया 4.2 वोल्ट। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। बस हमने फार्मूला पुट किया, लैम्डा इक्वल टू 150/6 वोल्ट रूट अंडर आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कटेगा 2 3 और ये 5 रूट अंडर 25 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि जो इसका वेवलेंथ जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब मान लो जिसको ये मॉडिफिकेशन नहीं पता है वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन है उस पे जाएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकालेगा, फिर देखा कितना वोल्ट आया नहीं आया, तो उसका बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब एक क्वेश्चन मिनिमम उसका 7 से 8 मिनट लग जाएगा उसको सॉल्व करने में। अगर आप सिंपल सा फंडा यूज करोगे तो आप बेसिक सा, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हो तो बस आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो कि कौन सा आपको मॉडिफिकेशन को यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस हैं। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप देखो। इसमें क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन is initially at rest. Further, initiate from where it accelerated using a potential of 100 volt. Then its wavelength, वो मैंने लैम्डा कर देता हूँ सिंपल सा, wavelength becomes लैम्डा 1। ठीक है बच्चों, इट इज देन रिटार्डेड बाय अ पोटेंशियल ऑफ 19 वोल्ट।
और जब ये रिटार्ड हुआ तो इसका कितने पोटेंशियल हुआ बच्चों, 19 वोल्ट। तो उसमें इसका जो वेवलेंथ आया वो कितना आया, लैम्डा 2। एंड देन अगेन इट इज रिटार्डेड विथ 32 वोल्ट। तो जो उसका पोटेंशियल था वो आ गया लैम्डा 3। आपको निकालना क्या है बच्चों, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ये आपको बताना है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। बेसिकली पहले क्या किया गया, एक इलेक्ट्रॉन था वो पहले से रेस्ट में था, ठीक है, पहले से वो रेस्ट में था। उस वक्त क्या हुआ, उससे एक्सेलरेट किया गया, मतलब उसका उसके पास कुछ ना कुछ वो मोशन में आया। मोशन में कब आया, जब उसको 100 वोल्ट का पोटेंशियल उसको दिया गया। जैसे उसको 100 वोल्ट का जब पोटेंशियल दिया गया तो उसका जो वेवलेंथ था वो कितना हो गया, लैम्डा 1। फिर क्या किया गया कि जो उसका 100 वोल्ट था उससे उसका रिटार्ड किया गया 19 वोल्ट। 19 वोल्ट उसको रिटार्ड किया तो उसका जो वेवलेंथ था वो आ गया लैम्डा 2। फिर क्या किया गया, फिर अगेन उसका 32 वोल्ट से उसको फिर से रिटार्ड किया गया उसका पोटेंशियल को। तो अब की बार उसका वेवलेंथ कितना है बच्चों, लैम्डा 3। तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो हम लोग देखते हैं, पहले का आप याद, तुम लोग पहले कितना था बच्चों, 100, फिर कितना रिटार्ड किया गया 19, फिर कितना रिटार्ड किया गया बच्चों 32। तो देखो वोल्ट जो रहेगा आपको यहाँ पर सीधे बोला गया है कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो बच्चों क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 150 बाई वोल्ट रूट अंडर आर्मस्ट्रॉन्ग, यही आने चाहिए। तो जो पहले लैम्डा 1 के लिए जो थी वोल्ट वो कितनी थी, 100 वोल्ट पोटेंशियल। लैम्डा 2 के लिए उसको 19 वोल्ट से रिटार्ड किया गया तो कितना हो जाएगा 81 वोल्ट। लैम्डा 3 के लिए कितना जाएगा, उसको फिर से 32 वोल्ट से रिटार्ड किया गया तो 81 माइनस 32 कितना आएगा 49 वोल्ट। तो ये आपका आ गया V1 V2 और V3। अब पुट करो, लैम्डा 1 बच्चों कितना आएगा, रूट अंडर 150 बाई 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यह आ जाएगा आपको लैम्डा 1 रूट अंडर 150 बाई 10। लैम्डा 2 कितनी है 150 बाई 81, तो 150 बाई 81 का रूट कितना होगा 9। लैम्डा 3 कितनी थी, रूट अंडर 150 वोल्ट बच्चों कितना था, V3 था आपका 49 करने का मतलब क्या था, अगर उसको रूट से आप बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, वो आपका आएगा 7। अब इसको सॉल्व करो, बोला क्या था, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 3 कितना है, रूट अंडर 150 बाई 7 माइनस रूट अंडर 150 बाई 9 बाई रूट अंडर 150 बाई 10। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान से देखते जाओ, कुछ नहीं करना है, बस हमें पुट करना है वैल्यू को। अब क्या है बच्चों, इसका एलसीएम लो 63 9। मैं इसको x मान करके चलता हूँ, जो रूट अंडर 50 है उसको x मान के चलता हूँ, अगर कैलकुलेशन का मतलब थोड़ा दिखने में छोटा दिखे। तो 9x माइनस 7x बाई x बाई 10, ये कितना जाएगा 2x बाई 63 इंटू 10 बाई x गया 20 बाई 63। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। तो ये आपका वैल्यू आ गया, कितना आया 20 बाई 63। तो बेसिकली हमने क्या किया, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन है तो पहले कितना दिया है, पहले दिया कि उसको एक्सीलरेट किया गया है 100 वोल्ट से। अगर उसको है एक्सीलरेट 100 वोल्ट से किया गया है तो मैंने पहले उसका लैम्डा 1 निकाला। लैम्डा 1 जो निकाला था वो कितना आया था, लैम्डा 1 आया था आपका इतना, रूट अंडर 150 बाई 10
मैंने 100 किया तो रूट बाहर जाकर 10 आया। फिर मैंने लैम्डा 2 कैलकुलेट किया, लैम्डा 2 में क्या था कि वो 19 वोल्ट से रिचार्ज किया गया, तो लैम्डा V2 कितना आया 81 वोल्ट, तो मैंने उसको यहाँ पे पुट किया। फिर क्या बोला गया कि उसको 32 वोल्ट से फिर से रिचार्ज किया गया, तो जो फाइनल जो V3 था वो कितना था 49, तो रूट अंडर बाहर 7, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना रेशियो आ गया 20/63, तो आपका यही आंसर हो गया। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लो। अब जो है मैंने अब आगे आपको पढ़ाऊंगा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों अभी तक आपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लिया और डी ब्रॉय वेवलेंथ के बारे में भी पढ़ लिया है। क्या डी ब्रॉय वेवलेंथ ने हमें कहा था, वेवलेंथ नहीं बल्कि हाइपोथेसिस, वो तो वेवलेंथ निकाले थे तो इसलिए बार बार डी ब्रॉय वेवलेंथ बोला चला जाता है। तो वेवलेंथ के बहुत सारे फार्मूले निकाले गए थे, इसका सबसे बेसिक सा फार्मूला क्या था H/P, लैम्डा इक्वल टू H/P, सबसे बेसिक फार्मूला था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पूछे जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का बेसिस पे जो क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए सिंपल सा आपको फार्मूला क्या अप्लाई करना है, लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर 150/वोल्ट, और जो कि आंसर जो रहेगा वो आपका किस में रहेगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना है तो क्या होगा लैम्डा इक्वल टू H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास कुछ चार्ज है, वेलोसिटी भी है और मास भी है, ये नहीं बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको आप क्या लिखोगे लैम्डा इक्वल टू H/√2 इंटू m इंटू q इंटू v। तो आपको यहाँ ये सारे मॉडिफिकेशन थे, बेसिक सा फॉर्मूला थे, आपको इसको एकदम मुंह पे आपको रट लेना है कि कोई अगर नींद में पूछे आपको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि जो जेईई मेंस में एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसी से बेसिस पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका थ्योरी है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बच्चों क्या बोला था, ये बोले थे द एग्जैक्ट पोजीशन एट एग्जैक्ट मोमेंटम सेम वेलो और वेलोसिटी बोल सकते हैं, मोमेंटम बोलो या फिर आप वेलोसिटी बोलो, एट वेरी फास्ट मूविंग और स्मॉल पार्टिकल्स cannot be determined simultaneously। तो बच्चों हाइसेनबर्ग जो थे उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया, उनका नाम पड़ा हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी स्मॉल पार्टिकल है जो कि मूविंग है, वेरी फास्ट मूविंग, स्लो नहीं, वेरी फास्ट, कोई भी अगर स्मॉल पार्टिकल्स है जो कि बहुत ही फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ उसको नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, हम लोग उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं दोनों को एक साथ। जैसे कि मान लो आप खाना खाते हो, तो आप खाना खाने वक्त सिर्फ खाना खाते हो, उस टाइम आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, या तो आप खाना खाओगे या फिर आप क्रिकेट खेलोगे, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह हाइसेनबर्ग ने बोला कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मूव कर रहे हैं, मोशन में है, तो उसका आप मोमेंटम और उसका क्या पोजीशन है वो आप एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंटम आप कैलकुलेट कर लो तो आपका पोजीशन नहीं कैलकुलेट होगा, पोजीशन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं होगा, दोनों आपका एक साथ कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पे फाइंड नहीं कर पाओगे कि भाई अगर मेरा पोजीशन ये है तो मेरा मोमेंटम क्या होगा, अगर मेरा मोमेंटम ये है तो मेरा पोजीशन क्या होगा, ये आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये सिर्फ अप्लीकेबल है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जो कि वेरी फार मूविंग है।
जैसे कि मान लो अगर ये हम लोग बोलते हैं ना बैडमिंटन खेल रहे हैं तो शटल को ऐसे मारते हैं, तो बोलते हैं भाई शटल तो जा रहा है तो उसका हम लोग मोमेंटम भी देख रहे हैं और उसका कहाँ पे पोजीशन है वो भी हम लोग देख ले रहे हैं, तो वो कैसा जा रहा है, तो वो जो है वो आपका बिग पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल नहीं है। मूव कर रहा है, मोशन में है, फास्ट मूविंग कर रहा है, लेकिन वो क्या है, बिग पार्टिकल्स है। तो ये जो प्रिंसिपल आपको दिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए है, जो कि आपको वेरी फास्ट मूविंग है, मतलब कि आपको जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है उसके बारे में आपको ये प्रिंसिपल ने बताया है। ये आपको बिग पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं है, ना ही आप शटल के लिए देख सकते हो, ना ही आप क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, कुछ के बारे में आप इसके द्वारा नहीं देख सकते हो। या मान लो जो आप कार में बैठे रहते हो तो क्या होता है, आप अगर बहुत सारा स्पीड में चला रहे हो तो आपके जो आउटसाइड जो पीपल होते हैं वो आपका मोमेंटम को देख लेंगे कि हाँ मोमेंटम क्या है, तो आपकी पोजीशन को नहीं देख पाएंगे। मान लो आप 200 की रफ्तार में चल रहे हो तो क्या है कि आप यहाँ से निकले और यहाँ से पटाख निकल गए, मतलब आंख बंद हुआ आप वहाँ से निकल गए, तो आप उसका पोजीशन को आपको कोई देख नहीं पाया। ठीक उसी तरह फिर क्या होता है कि जो पर्सन उसके अंदर बैठा है वो तो वेलोसिटी मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको भी डिटरमाइन नहीं होता है कि मैं वेलोसिटी क्या है, पोजीशन उसको खुद मालूम होता है लेकिन उसको वेलोसिटी मालूम नहीं होता है। ये कुछ जो इसके मतलब इसके माध्यम से बोला जाता है, लेकिन यह जैसे कि कार या बॉल के लिए वैलिड होता नहीं है। इसके माध्यम से मतलब समझाने के लिए ये होता है कि हाँ हम लोग एक कार चल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका हम लोग पोजिशन को देख नहीं सकते हैं। तो ये आपका बिग पार्टिकल था, इसलिए उसके बारे में आपको नहीं बोला गया था। ये सिंपल सा आपको वैलिड होता है किसके लिए, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जो कि फास्ट मूविंग है। तो अब इसका इक्वेशन क्या था, देखो पोजीशन क्या होता है। अब इन्होंने बोला कि मान लो जो भी पार्टिकल है उसमें हम लोग डिटरमाइन नहीं करेंगे, नहीं डिटरमाइन करेंगे तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, इसलिए डिटरमाइन नहीं होता है। ऐसे मान लो हमने पहले कोई एक फिजिकल बॉडी को ले लिया, मैंने इसको पहले से सोच कर रखा कि इसका अगर इतना मास है, इसको इतना वेलोसिटी फेंकेंगे तो वो उस पोजीशन पर जाकर के गिरेगा, हमने इसको डिटरमाइन कर लिया। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आ जाए तो क्या होगा, जो आपने डिटरमाइन वैल्यू किया वो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इन्होंने पहले क्या किया, एरर को लिखा। तो एरर कैसे लिखा, अगर पोजीशन में एरर आया तो उन्होंने उसको डिनोट किया डेल्टा एक्स से। ये क्या था, एरर फॉर इन पोजीशन। फिर डेल्टा पी को इन्होंने डिनोट किया एरर इन मोमेंटम। और इन्होंने बोला the product of error of position into the product of error of momentum is either greater than or equal to h by 4 pi। ये इनका बेसिक सा इक्वेशन था कि जो एरर इन पोजीशन रहेगा और एरर इन जो मोमेंटम रहेगा, अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो या तो वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 4 पाई होगा। ठीक है, अब इसमें एक बेसिक सा ये भी आप मैथमेटिकली भी आप इसको देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने डेल्टा एक्स को लिख दिया h बाई 4 पाई डेल्टा पी, ये मैंने लिख दिया। मैथमेटिकली क्या देखना है, मैंने बोल दिया कि भाई जो डेल्टा पी है उसका जो चेंज इन मोमेंटम है, मतलब जो एरर है वो कितना है, 0। एग्जैक्टली मैंने इसको डिटरमाइन कर लिया, कितना है, 0। तो अगर आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 1/0 विच इज व्हाट, लगभग इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो यानी कि अगर इसका आपने एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लिया कि डेल्टा पी क्या है, 0, तो डेल्टा एक्स क्या होगा, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी, आप उसको देख नहीं सकते हो। इनफाइनाइट क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हम लोग बहुत दूर तक है उसको हम लोग जान नहीं सकते, तो उसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं कि वो जो बहुत बड़ा नंबर है वो क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। तो जो अगर डेल्टा पी 0 है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ, मतलब एक का डिटरमाइंड हो सकता है, दूसरे का डिटरमाइंड एक साथ नहीं हो सकता है, किसी एक का ही एक बार में डिटर्मिनेशन हम लोग करेंगे। अब इसमें बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो। आई होप अभी तक मैंने जो आपको प्रिंसिपल पढ़ाया है काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। आता है तो बच्चों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और उस कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं ताकि हम लोग देख करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन क्या है, इफ द एरर इन पोजीशन is
2 times the error of momentum. The particle of mass m then express the error in terms of velocity. ये क्या बोला है बच्चों कि जो एरर इन पोजीशन है यानी कि डेल्टा एक्स, ये क्या है 2 टाइम्स द एरर ऑफ मोमेंटम यानी कि 2 इंटू डेल्टा ऑफ पी। ये आपका कंडीशन दे रखा है। फिर क्या बोला कि आप इसको इस तरह से इस टर्म में आप इसको एक्सप्रेस करो, किसके टर्म में, वेलोसिटी के टर्म में। अगर उसका मास m है और v है उस पार्टिकल का, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी के टर्म में आपको हाईएस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसका वैल्यू निकालना है। अगर डेल्टा x इज 2 टाइम्स इक्वल टू डेल्टा p, तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, देखो प्रिंसिपल क्या है बच्चों, प्रिंसिपल आपका है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा x क्या है 2 इंटू डेल्टा ऑफ p इंटू डेल्टा ऑफ p h/4 पाई, यानी कि डेल्टा ऑफ p का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा h/8 पाई। ठीक है, 2 को मैंने इधर भेज दिया, ये आ गया। डेल्टा p होता क्या है, डेल्टा ऑफ m इंटू डेल्टा ऑफ v का होल स्क्वायर इंटू h/8 पाई, सॉरी डेल्टा ऑफ m भी होता है, डेल्टा एम देखिए मोमेंटम है, मोमेंटम एम भी होता है, तो h/8 पाई। फिर देखो बच्चों क्या होगा, इसको अपने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v का स्क्वायर इज इक्वल टू h/8 पाई का m स्क्वायर। तो डेल्टा v आपको बच्चों क्या आ जाएगा, रूट अंडर h/8 पाई m, ये आपका आ गया एम स्क्वायर। तो आपका एम बाहर आ जाएगा, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर h/पाई 2√2 इंटू एम, या फिर इसको ऐसे h/2√2 m इंटू सॉरी रूट अंडर h/पाई, ऐसे आप लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका ये आंसर आया। मैंने क्या क्या मैंने लिखा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई। मैंने इसको यहाँ से इक्वेशन पहले से मालूम हो गया था, जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था कंडीशन कि डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा पी। मैंने पुट किया डेल्टा पी स्क्वायर, यहाँ पे गया 8 पाई हो गया। फिर मैंने यहाँ से पुट किया यहाँ पे डेल्टा वी स्क्वायर हो जाएगा इतना। फिर मैंने इसको अंडर रूट करोगे तो इसका अंडर रूट कितना आएगा, ये एम बाहर चला जाएगा और ये कितना आएगा आपका 2 पाई। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन, तो आप इससे नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। नोट करना है, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड द मिनिमम error in velocity for a particle revolving around the orbit with radius 2/pi Armstrong. If the mass of the particle is
3.13 इंटू 10 टू द पावर -24 kg। ये देखो बच्चों क्या है, इसमें बोल रहा है कि आपको मिनिमम एरर कैलकुलेट करना है। किसके टर्म में? वेलोसिटी के टर्म में। किसके टर्म में? वेलोसिटी के टर्म में। अगर ये बोला कि वेलोसिटी के टर्म में आपको कैलकुलेट करना है तो इसको आप फर्स्ट लाइन से समझ जाओगे कि हमारा जो अगला जो पार्ट रहेगा क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, आपको मास या फिर जो पोजीशन उसके बारे में आपको डाटा दे देगा या फिर हिंट आपको दे देगा। तो ये क्या है? फाइंड द मिनिमम एरर इन वेलोसिटी फॉर विच अ पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट विद द रेडियस इतना। इस रेडियस के हेल्प मतलब इतना रेडियस के थ्रू वो जो है उसके चारों ओर, मतलब कोई एक सेंटर सर्किल का उसको चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। कितना रेडियस है? 2/π के अराउंड। वो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी के टर्म निकालना। उस पार्टिकल का को मास दे रखा है, वो किस रेडियस से मूव कर रहा है। जैसे मान लो ये सेंटर है, इसको मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना है? 2/π है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये इसका मास भी दे रखा है, मास मान लो m है, m कितना है? इतना है, दे रखा है। तो आपको बोल रहा है कि ये जब रिवॉल्व इतना से इतना तक करेगा तो भाई बताओ, ये देखो मोशन में भी है, बहुत ही टिनी पार्टिकल, क्योंकि मास इसका देखो कितना है, मात्र इतना मास है, तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, मोशन में भी है। तो हम लोग यहाँ पे हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। इसने मूव किया तो हमें वेलोसिटी के टर्म में लिखना है। वेलोसिटी के टर्म में लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डेल्टा एक्स, डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा इंटू एम इंटू वी। ये क्या होता है? h/4π। ये होता है बच्चों। तो मास यहाँ पे दे रखा है, वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, हमें डेल्टा एक्स निकालनी है। तो डेल्टा एक्स क्या होता है? यहाँ पे आपको बच्चों रेडियस दे रखा है कितना? 2/π आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर रेडियस 2/π आर्मस्ट्रॉन्ग दे रखा है तो आप इसका डेल्टा एक्स कैसे निकालो? डेल्टा एक्स क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पोजीशन तो वही होता है। तो डेल्टा एक्स क्या होगा? डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, यानी कि 2 इंटू आर। तो डेट इज व्हाट? 2 इंटू 2/π एंड डेट इज व्हाट? 4/π आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये शायद कोई भी लेक्चरर आपको ये क्वेश्चंस नहीं करवा रहा होगा, या फिर आपने कहीं पढ़ा भी होगा, ये मुझे नहीं लगता। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो क्या आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ओरिएंटेड है, मैंने सेलेक्ट किया है अच्छे अच्छे मटेरियल से। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू h/4π। डेल्टा एक्स कितना है? 4/π आर्मस्ट्रॉन्ग। डेल्टा एम इंटू वी, तो h/4π, सॉरी यहाँ मैंने 4 नहीं लिखा, h/4π। तो डेल्टा भी किस टर्म में आएगा? h कितना होता है? 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 4 इंटू 3.4π 3.14 इंटू 4/π इंटू 10 टू द पावर -10 आर्मस्ट्रॉन्ग में है। पाई से पाई गया, ये कितना जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये कितना जाएगा? 16 इंटू 10 टू द पावर -10। और हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.6 तो हम लोग लिख सकते हैं 66 इंटू 10 टू द पावर -33, मैंने एक 10 को इधर भेज दिया। ये क्या आ गया? 16 इंटू 10 टू द पावर -10। 16 को डिवाइड करो, क्या आएगा? 16 66 3 हाँ 3 4 4 बार में 64, 2.0 2 बार में 32, सॉरी 20 है ना, 1 बार में 16, यानी कि अब क्या आएगा? 4.1। मैंने 1 डेसिमल तक ही मैं जाता हूँ। इसका आंसर आएगा 4.1 इंटू 10 टू द पावर -10 है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -23। ये आपका आ गया आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि मीटर में आ गया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो ये आपका वेलोसिटी के टर्म में आपका जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, जो मतलब जो एरर था वेलोसिटी के टर्म में आ गया। डेल्टा v इक्वल टू 4.1 इंटू 10 टू द पावर -23। ये आपका इसके टर्म में आंसर आ गया। तो बच्चों आज का लेक्चर में बस इतना ही। मैंने आपको हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया, डी ब्रोई हाइपोथेसिस बताया और इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं।
तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर के वो की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।